प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयों पर यूरोप 1929 ईस्वी तक विजय प्राप्त कर चुका था और सभी जगह एक आशावादी वातावरण बनने लगा। जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुधर गई थी और नए राज्यों में आर्थिक स्थिरता आ गई थी। विश्व में कच्चे माल एवं खाद्य पदार्थों का उत्पादन 11% तक बढ़ गया था। कारखानों में बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन भी 26% बढ़ गया। रूस ने क्रांति से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करके अपने करोड़ों लोगों के लिए एक पंचवर्षीय योजना का कार्य आरंभ किया था। लेकिन इसी असामान्य समृद्धि में अपकर्ष के बीज भी विद्यमान थे। यह सब ऊपरी चमक दमक थी। अक्टूबर 1929 में संसार की परिस्थिति अचानक बदल गई। वॉल स्ट्रीट संकट जो 1929 में शुरू हुआ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में बदल गया तथा लगभग सारे यूरोपीय देशों पर उसने चोट की। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी का एक बहुत तेज़ दौर आया, जिसने आम अमेरिकी महाजनों का धन आकर्षित किया और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के धन कुबेर भी यूरोप को ऋण देने की बजाय अपने ही देश में पूंजी लगाने लगे। यूरोप जो उस समय अमेरिकी ऋणों के आधार पर टिका हुआ था, सहसा आधारहीन हो गया और यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगा गई। संपूर्ण संसार में आर्थिक संकट के चिन्ह दिखने लगे। वस्तुओं की कीमत गिरने लगी, बैंकों के लिए रुपया अदा करना मुश्किल हो गया और अनेक बैंक फेल हो गए। कारखानों और अन्य धंधों को भारी घाटा उठाना पड़ा, लाखों मजदूर बेकार हो गए। कारखानों द्वारा उत्पादित माल से बाजार भरे पड़े थे, लेकिन उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं था। आर्थिक संकट का यह भयावह रूप था। इस भीषण आर्थिक मंदी जो 1929 में आरंभ हुई थी, 1931 में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उसके पश्चात 1934 तक उसका प्रभाव बना रहा। इसी मंदी के कारण ही ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। उसका अब सोने के सिक्कों से कोई संबंध नहीं रहा। इस नीति का अनुसरण विश्व के कई देशों ने किया। अपनी अर्थव्यवस्था, कारखानों और कृषि को नष्ट हो जाने से बचाने के लिए सभी देशों ने निरोधात्मक शुल्क और संरक्षात्मक टैरिफ की नीति अपनाई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। इससे अमेरिका को यह प्रेरणा मिली कि वह अपने आर्थिक सिद्धांतों को छोड़ दे और आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण जारी रखे। सभी देशों में सरकारी बजट में घाटा दिखाया जाने लगा और संसार का व्यापार लगभग आधा रह गया। अब हम पढ़ेंगे इसके कारण क्या थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था व्यापार चक्र का प्रभाव। मंदी काल व्यापार चक्र का वह भाग है जब आर्थिक क्रियाओं का संकुचन होता है। यह चक्र पूंजीवादी व्यवस्था में पाया जाता है। मूल्यों में मंदी और तेजी का चक्र हमेशा चलता रहता है, लेकिन इसकी भीषणता प्रायः साधारण होती है। लेकिन अमेरिका में प्रारंभ में इस विश्व मंदी का स्वरूप व्याकार इतना भीषण था कि इसे असाधारण मंदी के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा कारण है प्रथम विश्व से युद्ध उत्पन्न परिस्थितियाँ। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ भी इस विश्वव्यापी मंदी का कारण थीं। प्रायः युद्ध के पश्चात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। 20वीं सदी के इतिहास में पहले भी 3 बड़े युद्ध हो चुके थे और इन युद्धों के बाद भी इसी तरह की आर्थिक मंदी आई थी। इसका कारण यह है कि युद्ध काल में सैनिक सामग्री की मांग बढ़ जाने से उद्योग का असाधारण विस्तार होता है। सैनिकों की असाधारण भर्ती के कारण मजदूरों की कमी हो जाती है, इसलिए रोजगार, मजदूरी और लाभ की दर भी बढ़ जाती है। युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ समय तक तो यह वृद्धि बनी रहती है, लेकिन इसके बाद मंदी आ जाती है। तीसरा कारण है बचत, विनियोग व कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की अति। वास्तविक बचत बहुत कम थी, जबकि विनियोग में अत्यधिक तेजी से प्रसार हुआ और फिर वह अचानक ध्वस्त हो गया, क्योंकि उसके लिए वित्त अस्थिर बैंक साख से प्राप्त हुआ था, न कि स्थिर बचत आदतों से। कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के अति उत्पादन के कारण ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी।
युद्ध काल में अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया गया। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। वैज्ञानिक खोजों और नए यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। युद्ध के कुछ समय बाद तक तो इनकी मांग बनी रही, लेकिन धीरे धीरे इन वस्तुओं की मांग और लोगों की क्रय शक्ति कम होने लगती है। लेकिन उत्पादन उसी गति से बढ़ता रहता है, इसलिए मूल्यों में गिरावट आती है, कृषकों की आय कम हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। चौथा कारण है सोने का विषम विभाजन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार का अधिकांश सोना अमेरिका और फ्रांस में एकत्र होने लगा। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ तक व्यावसायिक उन्नति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और युद्ध में इसने और अधिक बढ़ोतरी की। क्योंकि अमेरिका विश्व युद्ध के आरंभ में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अपना माल और अस्त्र शस्त्र मित्र देशों को देता रहा। इस काल में उसने कई मित्र देशों को अपना कर्जदार बना लिया। इस कर्ज की मात्रा बहुत अधिक थी और वह कर्ज माल के रूप में चुकाया नहीं जा सकता था। यह रकम अमेरिका ने सोने के रूप में प्राप्त की। अमेरिका के अतिरिक्त फ्रांस में भी क्षतिपूर्ति के रूप में सोना पहुंचने लगा। ऐसा अनुमान है कि संसार में उस समय जितना सोना था उसका 60% सोना अमेरिका और फ्रांस के पास था। सोने के इस विषम विभाजन का मतलब साफ था, अन्य देशों में सोने की कमी। जब सोने की कमी हो गई तो सिक्के की कीमत बढ़ गई और वस्तुओं की कीमत गिर गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा और 1929 में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। स्वर्ण मान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण संग्रह नहीं था। कुछ लोगों ने अति उत्पादन के कारण चांदी का मूल्य घट जाने को आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी भी माना है। पांचवा कारण था संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता। 1929 से 1932 के बीच विश्व के अधिकांश देशों में संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता की भावना चरम सीमा पर पहुंच गई थी। प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रयास रहा था कि वह अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं बाहर से न मंगाकर स्वयं देश में बनाए। विभिन्न राज्यों ने विदेशों से आने वाले माल पर उच्च सीमा शुल्क लगाए, विदेशों से आयात की मात्रा निश्चित की और अन्य प्रकार के कई आर्थिक पक्षपात की नीतियां अपनाई। इस प्रकार संकुचित राष्ट्रीयता की भावना से जो नीतियां अपनाई गईं, उनके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अधिक संकुचित हो गया। छठा कारण है सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी का नया दौर आया, जिसने एक आम अमेरिकी पूंजीपति का ध्यान आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के धन कुबेर को भी ऋण देने की बजाय वे अपने ही देश में पूंजी लगाने लगे। यूरोप, जो उस समय अमेरिकी ऋणों के आधार पर टिका हुआ था, आधारहीन हो गया। महायुद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वहाँ के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी सट्टे में लगाने के लिए आकर्षित हुए। प्रारंभिक वर्षों में उससे बहुत लाभ हुआ और शेयरों की खरीद के लिए प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई। अमेरिका के लोगों में यह धारणा बन गई थी कि देश में कभी समाप्त न होने वाली समृद्धि आ गई है। लेकिन 29 अक्टूबर 1929 के बाद शेयर बाजार में गिरावट आने लगी और इस प्रकार शेयर बाजार में लगभग 16 अरब डॉलर की हानि हुई, जिससे यूरोपीय राज्यों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। सातवां, यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की निर्बलता। यूरोप की स्थिति में विशेषकर इस समय दो बड़ी कमजोरियां थीं। पहला, अब यांत्रिक उत्पादन में यूरोप का एकाधिकार नहीं रहा और दूसरा, उन दिनों यूरोप के देश ऋण प्राप्त होकर अपना काम चला रहे थे। इन दो निर्बलताओं के कारण भी आर्थिक मंदी का प्रभाव बढ़ गया। आठवां कारण है उपभोग में कमी। उपभोग में कमी भी महान आर्थिक मंदी का एक प्रधान कारण बना।
1900 से 1929 के बीच की अवधि में मजदूरी की तुलना में लाभ में अधिक बहुत वृद्धि हुई, जिसके कारण बचत और उपभोग के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया। राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 4 गुना वृद्धि हुई, लेकिन इस असाधारण वृद्धि के बाद भी जनता की क्रय शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। नवा कारण है यंत्र जनित बेरोजगारी। विश्व युद्ध के बाद उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए यंत्रों के उपयोग की होड़ सी लग गई। अपने यंत्रों को अपनाने के लिए अब देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और एक एक यंत्र 500 व्यक्तियों या उससे अधिक भी बराबर काम करता था, जिससे बेकारों की संख्या बढ़ गई, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो गई और क्रय शक्ति भी कम हो गई। इस आर्थिक मंदी के निवारण के लिए कई उपचार किए गए। महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से आरंभ हुई। इस तिथि को काला गुरुवार कहा जाता है। इंग्लैंड द्वारा 21 सितंबर जून 1931 में अमेरिका के राष्ट्रपति हूवर ने यूरोप के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे, जिनमें जुलाई 1931 से जून 1932 तक सभी अंतर्राष्ट्रीय देनदारों की किस्तों को स्थगित रखना, जर्मनी से 1 साल तक हर्जाने की वार्षिक किस्त न लेना प्रमुख है। यद्यपि इस योजना से आर्थिक संकट दूर होता, लेकिन सभी देश इन बातों के लिए तैयार नहीं थे। इंग्लैंड द्वारा 21 सितंबर 1931 को स्वर्ण आधारित मुद्रा पद्धति त्यागने के बाद ही यूरोपीय देशों में अव्यवस्था फैल गई और सभी देशों ने इंग्लैंड का अनुसरण किया। मंदी की स्थिति से निपटने के लिए एक उपाय यह था कि संसार के सभी देश आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग करें। इन सब में महत्वपूर्ण प्रस्ताव विदेश के फ्रांसमती ब्रियां का था, जिसने यूरोप को एक आर्थिक संघ का निर्माण करने का प्रस्ताव किया। राष्ट्र संघ की असेंबली में इस पर विचार भी हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। केवल ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच एक आर्थिक संघ बनाने के लिए समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। राष्ट्र संघ का सचिवालय भी बढ़ते हुए आर्थिक संकट से लगातार चिंतित था, क्योंकि इससे राजनीतिक वातावरण भी दूषित होता जा रहा था। इसलिए 1931 में राष्ट्र संघ ने विश्व की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करवाया। लुजान सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राष्ट्र संघ ने जून 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 64 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में सबसे पहले मुद्रा में स्थिरता लाने संबंधी विचार पर बात हुई। इसे लंदन का विश्व अर्थ सम्मेलन कहा जाता है। फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा कि संरक्षण नीति का अंत करने से पहले मुद्रा का स्थिरीकरण आवश्यक है। मुद्रा के प्रस्ताव पर कोई समझौता नहीं हो पाया। इसी बीच अमेरिका में रूजवेल्ट सत्ता में आया, जिसने मार्च 1933 में अमेरिकी मुद्रा को भी स्वर्ण के आधार से हटा लिया। ये सब बातें जो थी उसने भी संकट को ख़त्म करने में कोई योगदान नहीं के बराबर दिया। अब हम पढ़ते हैं संकट के प्रभावों के बारे में। सबसे पहला प्रभाव पड़ेंगे जर्मनी पर। इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव या विनाशकारी प्रभाव जो है वो मध्य यूरोप पर पड़ा, जिसमें जर्मनी सम्मिलित है। वहाँ आयात निर्यात लगभग समाप्त हो गया। रूर घाटी में अब सिर्फ फ्रांसीसी सैनिक ही रह गए थे और इस समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इस समस्या ने कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया
और तत्कालीन सरकार को बहुत अधिक संकट में डाल दिया। इस राजनीतिक परिस्थिति का लाभ हिटलर ने उठाया और 1930 के जर्मनी के चुनावों में हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने एक अपनी संख्या में वृद्धि दर्ज की संसद में। इस प्रकार आर्थिक तनाव ने जर्मनी में नाजीवादी शासन की नींव रखी। जर्मनी की नई सरकार राष्ट्रपति के अधिशासन से चलने लगी और यह संकट इतना बढ़ा कि ऑस्ट्रिया का सबसे मजबूत समझा जाने वाला बैंक क्रेडिट अंस्टाल्ट डूब गया और उसके बाद जुलाई जर्मन डर्मस्टेडर एंड नेशनल बैंक दिवालिया हो गया। इसी समय जर्मनी ने यह धमकी दे डाली कि ना तो वो क्षतिपूर्ति की शेष राशि देगा और ना ही ऋणों पर ब्याज देगा। दूसरा प्रभाव पड़ा ब्रिटेन पर। इसमें कोई शक नहीं है कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड का औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, जहाजरानी, आंतरिक शासन प्रणाली, समाज व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, सैनिक शक्ति आदि सर्वोच्च अवस्था में थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी भी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। मंदी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा और ब्रिटेन अर्थव्यवस्था को एक ही चपेट में अस्त व्यस्त कर दिया। मंदी के कारण सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और जिसके कारण देश का भुगतान संतुलन अत्यधिक विपक्ष में हो गया। जब इंग्लैंड ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तो सारे ही देशों ने इसका अनुसरण किया, किंतु इस परित्याग के कारण जो है उसकी आर्थिक स्थिति को गंभीर आघात पहुंचा। जुलाई 1931 तक उसके बजट में 10 करोड़ पाउंड का घाटा हो चुका था। बेरोजगारों की संख्या 35 लाख तक पहुंच गई थी और 24 अगस्त 1931 को मजदूर दल की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर एक राष्ट्रीय सरकार ने कार्यभार संभाला। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रयास किए। मैकमिलन समिति की सिफारिशों पर के आधार पर निम्नलिखित उपाय किए। सबसे पहला, उसने 1931 में स्वर्णमान का परित्याग किया और पाउंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर दिया था। सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। दूसरा उपाय उसने अपनाया वह था संरक्षण और साम्राज्य अधिमान की नीति। इंग्लैंड की संसद ने अनेक आपातकालीन विधेयक पारित करके अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। इस नीति का उद्देश्य था भुगतान संतुलन में हो रहे घाटे को ठीक करना। 1931 में स्वतंत्र व्यापार नीति का परित्याग करके संरक्षणवादी नीति को अपनाया गया और उसे सफल बनाने के लिए इंग्लैंड ने फिर से कुछ कदम उठाए, जैसे असाधारण आयात कर, आयात का अधिनियम, कस्टम्स एक्ट इत्यादि। तीसरा उपाय जो इंग्लैंड ने अपनाया वह था मौद्रिक नीति में परिवर्तन। सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया जिसके अंतर्गत बैंक दर में कमी की गई, उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया। यही नहीं, बड़े उद्योगों पर बड़े पैमाने पर विनियोग किया गया। सूती वस्त्र, कोयला, जलपोत निर्माण आदि उद्योगों के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन मिला। फिर आते हैं हम फ्रांस पर प्रभाव पर। 1930-31 की विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव फ्रांस पर बहुत अधिक नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अब तक जर्मनी से प्राप्त होने वाले क्षतिपूर्ति की रकम से अपनी क्षति को पूरा कर लिया था और फ्रांसीसी मुद्रा फ्रैंक अपनी साख को बनाए रखा। फ्रांस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय ऋण भी नहीं था, इसलिए इस मंदी का उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। फिर आते हैं हम रूस पर प्रभाव पर। रूस की बोल्शेविक क्रांति ने उसका यूरोप के अन्य देशों के साथ संबंध कुछ समय के लिए विच्छेद कर दिया गया। स्टालिन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं, जमींदारों के दमन और औद्योगिक योजनाओं के द्वारा रूस में कृषि उत्पादन
कोयले और लोहे का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि उस पर भी मंदी का कोई असर नहीं पड़ा। फिर आते हैं हम अमेरिका पर पड़े प्रभाव पर। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एक कर्जदार देश था, लेकिन युद्ध के दौरान उसने बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री मित्र राष्ट्रों को दी। यूरोप के देश इस आयात का के बदले कोई निर्यात नहीं कर सके, इसलिए व्यापार संतुलन तेजी से अमेरिका के पक्ष में होना आरंभ हो गया और युद्ध के 4 वर्षों में अमेरिका कर्ज लेने वाले देश से बदलकर कर्ज देने वाला देश बन गया। युद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपनी युद्ध पूर्व आर्थिक नीतियों को जारी रखा, लेकिन अक्टूबर 1929 में अचानक से अमेरिकी अर्थव्यवस्था जैसे रसातल में चली गई। इस मंदी के प्रभाव से राष्ट्रपति हूवर का यह विचार था कि यह मंदी की लहर क्षणिक और आकस्मिक है, जो शीघ्र अपने आप से मट जाएगी। इस कारण उसने मंदी को दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए और साधारण एवं प्रारंभिक उपाय ही अपनाए। उसने 20 जून 1931 को एक वर्ष के लिए विभिन्न सरकारों से ऋण न वसूलने की घोषणा की, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक मंदी इतनी बढ़ गई कि साधारण जो कदम थे वे अपर्याप्त होने लगे। स्थितियों पर से राष्ट्र का नियंत्रण समाप्त होने लगा। सरकार को विवश होकर सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करने की नीति अपनानी पड़ी और अमेरिका में पुनर्निर्माण वित्त निगम तथा संघीय कृषि बोर्ड जैसी संस्थाओं का निर्माण करना पड़ा। 1932 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट सत्ता में आए और उन्होंने एक नवीन कार्यक्रम चलाया जिसके 3 उद्देश्य थे: पुनरुत्थान, सुधार और संतुलन। पुनरुत्थान का उद्देश्य राष्ट्र को घातक मंदी से बाहर निकालना था तथा सुधारबंदी कार्यक्रमों का उद्देश्य इन आर्थिक बुराइयों को दूर करना था और संतुलन का उद्देश्य आर्थिक प्रणाली में संतुलन स्थापित करना था। इस प्रकार फ्रांस और रूस को छोड़कर विश्व के सभी छोटे और बड़े देशों पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा। इस मंदी के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम निकले। सरकार और समाज के प्रत्येक वर्ग को कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए, गोदाम वस्तुओं से भर गए पर उन्हें कोई खरीदार नहीं था। पूंजीपति वर्ग संकट में आ गया। मध्यम वर्ग के जिन लोगों का धन कल कारखानों के रूप में शेयर के रूप में लगा था, वे भी परेशान थे। लोकतंत्रीय सरकारें मंदी से उत्पन्न समस्या को सुलझाने में सफल नहीं हो पाई, इसलिए अधिकांश स्थान पर अधिनायक तंत्र को प्रोत्साहन मिलने लगा। लोग पूंजीवाद का विरोध करके साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे। हिटलर और मुसोलिनी का उदय भी इसी काल में हम देख सकते हैं। संसार के विभिन्न राज्यों में प्रशासकीय नियंत्रण में भी वृद्धि हुई। संकुचित राष्ट्रीयता के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की भावना समाप्त हो गई।